Hello students, welcome back. So basically, as we have completed many of the things from this chapter, autoimmunity, the last class we studied about various lymphoid organs, allergies and so on. Today we shall be starting off with a very important disease, that is AIDS. Fine, a deadly disease to a chronic disease to a long-term disease, that is. So when we talk about AIDS, so what does it first of all stands for? So it stands for acquired immunodeficiency syndrome. It stands for what? Acquired immunodeficiency syndrome. That is acquired. That is this kind of syndrome we have acquired from the surroundings, fine, from our environment, and it is not genetic. So basically acquired, it is not we have got it from the genes, it is acquired. So that is acquired immunodeficiency. ये एक ऐसा syndrome है जो हमारी immunity को खराब कर देता है, destroy कर देता है. तो that is immunodeficient बना देता है हमें, हमारी immunity को खराब कर देता है. So acquired, ऐसी डिजीज़ जो एक्वायर्ड है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, इम्यूनोडेफिशिएंट हमें बना देती है, और ये एक सिंड्रोम है. सिम्टम्स नहीं है, इधर वर्ड दिया गया है सिंड्रोम. तो सिंड्रोम्स क्या होते हैं? जब एक ही साथ आपको बहुत सारी बीमारियां या फिर समझने लगो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तरह तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सिंड्रोम. सो व्हेन मेनी सिम्टम्स अपीयर टुगेदर इट इज़ टर्म टू बी ए सिंड्रोम. मतलब में बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, तब हम बोलेंगे सिंड्रोम. सो बेसिकली AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. ऐसा syndrome जो हमारी जो एक्वायर्ड होता है, फाइन, जो हमें मिलता है लाइक फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट, फाइन. सो इट इज़ एक्वायर्ड एंड व्हाट डज इट डू? इट वीकन्स आवर इम्यूनिटी, फाइन. इट अटैक्स द इम्यूनिटी इटसेल्फ. सो इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? आप सबको पता है, इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी तो हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लाइक डिजीज़ होने लगेंगे. जैसे कि कॉमन कोल्ड है, तो ऐसे पेशेंट में जो नॉर्मल सी सर्दी होती है वो भी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, फाइन. तो वही चीज़ है कि इनमें तरह तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे डिजीज साथ में फिर होने लगते हैं. अब ये जो है एड्स, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉमन कोल्ड है तो उसका कॉजेटिव एजेंट जैसे कि पर्टिकुलर एक राइनो वायरस होता है वगैरह वगैरह. तो वैसे ही एड्स कौन करता है? तो एड्स भाई एक वायरस से होता है, फाइन. तो वो वायरस कौन सा है? तो HIV वायरस. कौन सा वायरस है? HIV वायरस. अब HIV क्यों नाम रखा गया है? तो हियर ऑल्सो इट हैज़ अ फुल फॉर्म, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. वही मतलब में ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को वीक कर देने वाला वायरस. तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो हमने लिखा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. अब ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हैं वो किस तरह का वायरस है? तो वो एक रेट्रो वायरस है, फाइन. जैसे कि हमने आगे पढ़ा है राइनो वायरस, वैसे ही ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो रेट्रो वायरस है. तो रेट्रो वायरस बेसिकली क्या होता है? जिनमें RNA जीनोम मटीरियल होता है, जिनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो एक RNA होता है और वो एक कैप्सिड के अंदर पैक होता है. तो उससे हम ऐसे जो वायरस होते हैं जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटीरियल होता है उनको हम बोलेंगे रेट्रो वायरसेस, फाइन. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेट्रो वायरस. नाउ ये HIV क्या करता है? HIV जो वायरस है ये हमारी इम्यूनिटी में डिसऑर्डर करता है, फाइन. अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं. जैसे कि फ़र्स्ट केस USA में न्यूयॉर्क में देखने को मिला था इन द ईयर 1981. इंडिया की बात करें तो फर्स्ट केस हमें 1986 में देखने को मिला था इन चेन्नई, फाइन. अभी की स्टेटिस्टिक की बात करें तो इट इज़ अराउंड इंडिया में 2.1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड हैं और हर साल ही इससे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, फाइन. दिस इज़ अ डेडली डिसऑर्डर. अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है. येस, ऐसी वैक्सीन बनी है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट इनका पूरी तरह से क्योर करने वाली अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है. इसीलिए प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ डिजीजेस, फाइन. नाउ जब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फाइन, अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, बट दिस इज़ वेरी डेडली. सो बेसिकली ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ेंगे. सो दिस क्लास इज़ बेसिकली बोथ नीट प्लस बोर्ड, फाइन. अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले बाहर आप जो देख सकते हैं, फाइन. सो दैट इज़ नथिंग बट द आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस वायरस, दैट इज़ द लिपिड मेम्ब्रेन. क्या है ये? लिपिड का मेम्ब्रेन है.
अब लिपिड के मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? तो वो कुछ नहीं है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर लाइक फिट हुआ है। फाइन, ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है लिपिड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिट हुआ है, तो दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके दो पार्ट हमें देख सकते हैं। जैसे कि हम ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं और उसके ऊपर जैसे ये कुछ बना हुआ है ऐसे, वो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो जो ये नीचे का पोर्शन है, नीचे का जो अंदर फिट है, उसको बोलेंगे GP41। क्या बोलेंगे? GP41। और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो हम ये देख सकते हैं, फाइन, ये वाला जो बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे GP120। GP दिस इज 41, दिस इज 120, याद रखना ज़रूरी है 41 और 120। अब ये क्या है? ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। GP का मतलब क्या होता है? तो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। फाइन, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज मेकिंग दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब क्या है? GP41 हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया GP120 देख लिया। अब उसके अंदर हम जब जाते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन हमें दिख रही है। फाइन, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ की बनी है? तो दैट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियोकैप्सिड P18। दैट इज़, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड। मतलब में क्या होता है? न्यूक्लियो जो ये कैप्सिड है वो कुछ नहीं होता, वो बेसिक सिर्फ प्रोटीन का कोट होता है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, प्रोटीन से बना हुआ कोटिंग है। एकदम ईजी स्ट्रक्चर होता है इनका, एकदम सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रोटीन का कोड है जिसको क्या नाम दिया है? न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है इनको एंक्लोज कर रहा है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियो। और कैप्सिड मतलब में कोटिंग, तो प्रोटीन की कोट, या फिर कोई भी वर्ड इनमें से आ सकता है, न्यूक्लियो कैप्सिड या तो प्रोटीन कोड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड जिनका नाम दिया गया है P18। वैसे ही हम आगे बात करेंगे अंदर के लेयर की। अंदर भी एक लेयर है, तो वे भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है, तो अगेन न्यूक्लियो कैप्सिड बट P24 बराबर। तो जैसे कि हमने दो और पढ़ ली है, ये आउटर था वो GP41, ये भी एक प्रोटीन का कोट है जो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर रहा है। तो बेसिकली ये भी हो गया न्यूक्लियो कैप्सिड जो न्यूक्लियस के मटेरियल को, मतलब में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टोर कर रहा है। दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड P24। अब ये सारे हमने समझ लिए। हाँ, अब इसके अंदर की बात करते हैं। जब अंदर जाते हैं तो सबसे अंदर क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है? RNA। अब कैसा RNA? सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे कि एकदम सिंगल स्ट्रैंडेड है ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। फाइन, और इसी के साथ मैंने कुछ ऐसे डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाया, तो दैट इज़ नथिंग बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या चीज़ है? तो वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। फाइन, अब ये जो हमने बात की थी 120 की, GP120 की, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 120 सेगमेंट, फाइन, ये जो GP120 का जो ऊपर वाला सेगमेंट है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? तो हमारी बॉडी एंटीजन्स को कैसे पहचानती है? तो कोई भी एंटीजन हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी पैथोजन हो या बैक्टीरिया हो, उनके ऊपर जो प्रोटीन होते हैं वगैरह जो मटेरियल होता है, उनसे हमारी बॉडी इनको एंटीजन्स को पहचानती है। बट ये HIV जो वायरस होता है उसकी क्या स्पेशलिटी है? तो ये आप देखो कि ये जो बार बार ये जो ऊपर का जो टॉप है वो क्या कर देता है? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का टॉप है GP120 वाला, तो उसको बारी बारी शेड कर देता है। जैसे ही अपने बॉडी में जाता है इसको शेड कर देता है। फाइन, शेड कर देता है मतलब में जैसे कि ये कॉमन रहता है तो हमारे एंटीबॉडीज़ को पता चलता है। फाइन, और इसके अगेंस्ट वे एंटीबॉडी बनाते हैं। बट इनकी क्या प्रॉपर्टी है HIV वायरस की कि ये ऊपर का जो टॉप होता है 120 वाला, उसको शेड कर देता है। तो बारी बारी शेड कर देते हैं, दैट इज शेड ऑफ्स एंड न्यू इज फॉर्म्ड। तो इसकी वजह से ये शेड हो जाते हैं और फिर नए बनते हैं। तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि भाई इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ बनाने हैं कि नहीं बनाने। जिनके अगेंस्ट वे जैसे कि ये हैं, तो इनके ऊपर के स्ट्रक्चर पे ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, समझ लो। फाइन, इनके ऊपर के स्ट्रक्चर पे ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फाइन, अब ये तो शेड हो गया, तो ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनाए? फाइन, तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती ऐसी चीज़ को जिनके अगेंस्ट उन्हें आर्मी बनानी है। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ये हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है। तो इसकी वजह से आज तक एड्स की, जैसे कि ये एड्स की हम जो बात करते हैं, तो एड्स की आज तक कोई भी मेडिसिन इसकी वजह से नहीं बनी है। फाइन, टिल दैट देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर दिस। वाई देयर इज़ नो वैक्सीन? बिकॉज द ones which is actually responsible for binding and fighting
दैट इज़ द एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ किन की वजह से बनते हैं? तो भाई एंटीजन के ऊपर जो ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उनकी वजह से। पर ये प्रोटीन बारी बारी शेड हो जाते हैं, तो बॉडी को पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से एंटीबॉडीज़ बनाने हैं, कैसे एंटीबॉडीज़ बनाने हैं? फाइन, सो दिस इज़ द रीज़न दैट टिल डेट देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर दिस HIV, fine, HIV virus, and that is why this is a very what we say, this is a deadly disease, but at the same time preventive measures has to be taken care about. Fine. Now moving ahead with the next one, as we have already seen the structure, now we shall be talking about the transmission of HIV infections. How does it transfers? The transmission of HIV infection occurs by, कैसे वो transmit होता है? So basically the transmission of the HIV infection occurs by सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से वो क्या होता है कि ये फैलता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है और उनके साथ कोई दूसरा पर्सन सेक्शुअल रिलेशन रखता है तो उनको भी एड्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन देयर इज़ अ सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन द टू पीपल, एंड देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड्स द HIV virus passes from one infected person to an healthy person. Moving ahead with the next one, that is transfusion of contaminated blood and blood products. So obviously whensoever, suppose if one person is infected and containing HIV, अब इनका ब्लड किसी भी तरह से किसी अच्छे इंसान को जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है फ्रॉम टू अ हेल्दी पर्सन, सपोज उस ये जो HIV है वो ब्लड के थ्रू किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में चले जाए तो उस हेल्दी पर्सन में भी वो वायरस आ जाएंगे। फाइन, तो एक ब्लड से हो सकता है। फाइन, सो इसकी वजह से हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारे बॉडी में हम ब्लड ले रहे हैं, सपोज़ किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो वो हम ध्यान रखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज टेस्टेड एंड देन ऑन इट इज़ बीन गिवन टू अदर पर्सन। और जिन सीरिंज वगैरह से जो इंजेक्शंस लेते हैं, तो हम इंजेक्शंस भी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा नई नीडल यूज़ करते हैं। तो क्यों नई नीडल यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली किसी इंसान का ब्लड हमारे ब्लड को लग जाए और उन्हें ये HIV का इन्फेक्शन हो तो हमें भी हो सकता है। फाइन, बेसिकली व्हेन we talk about the saloons too, so in saloons when they, basically when we talk about the male saloons wherein the shaving and everything is being done with the help of the razor, तो कि कहीं कहीं बार वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, किसी उस रेज़र पे क्या लग जाता है, समझ लो उस रेज़र पे किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिनको HIV है उनका ब्लड लग जाता है, समझ लो। अब इस रेज़र को अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं किया है और यही रेज़र किसी अच्छे हेल्दी पर्सन को यूज़ किया जाए तो क्या होगा, उनको भी, इस हेल्दी पर्सन को भी, समझ लो इस हेल्दी पर्सन को भी वो रेज़र से कट हो गया तो इसके ऊपर जो ब्लड स्टेन था उस पर जो वायरस था वही वायरस हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑलवेज, वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर अबाउट स्मॉल थिंग्स। फाइन, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट किसी के पर्सन के साथ किसी भी पर्सन के साथ नहीं होने चाहिए अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्सन। फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड नहीं होना चाहिए और या तो फिर उसके ब्लड प्रोडक्ट्स। फिर शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती है, जैसे कि नीडल्स बहुत तरीके की यूज़ होती है, जैसे कि टैटूज़ जब बनाते हैं तो टैटूज़ में भी हर बारी ही क्या होता है कि भाई नई नीडल यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। फिर बहुत सारे लोग जो इंट्रावेनियसली ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं जिन्हें ड्रग्स लेने की आदत होती है, और वो कैसे ड्रग्स लेते हैं, तो भाई सीरीन से ड्रग लेते हैं, इंट्रावेनस को वेन के अंदर डाल के ड्रग लेते हैं। तो उन पर्सन में भी यही प्रॉब्लम होती है कि भाई वो लोग ध्यान नहीं रखते और किसी भी पर्सन की नीडल कोई भी यूज़ कर लेता है तो उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर दूसरा कैसे फैल सकता है, तो इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। जो हमने पढ़ा है कि प्लेसेंटा एक ऐसा लेयर होता है जो फीटस और मदर को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट मतलब में अलग रखता है। तो बेसिकली यही एक प्लेसेंटा है जो क्या करता है कि भाई मदर के बॉडी में से न्यूट्रिएंट फीटस को देता है और वही इसका वेस्ट जो होता है वो मदर के बॉडी में विद द हेल्प ऑफ दी प्लेसेंटा जाता है। फाइन, तो यही बात है कि अगर मदर को HIV इन्फेक्शन हो रखा है तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा से वो फीटस में भी जाएगा। इसीलिए वन हु इज़ अ पर्सन, अ मदर हु इज़ इन्फेक्टेड विद HIV इन्फेक्शन कैन नॉट गिव बर्थ, क्योंकि वो उनके बच्चों में भी ये पास करेगी। तो दिस आर द वेज बाय विच HIV इन्फेक्शन अकर्स, जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए नीडल्स नहीं यूज़ हो रही है जहाँ भी हम जाएँ। फाइन,
बेसिकली कैसे पर्सनस होते हैं जिनको हाई रिस्क होता है ये इन्फेक्शन होने का, तो जैसे हमने वही बात की, इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वही बात है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें ये रिस्क होता है। फिर ड्रग एडिक्ट्स जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू वेन्स में डायरेक्टली ड्रग लेते हैं और उन्हें पता ना हो नीडल्स कौन सी यूज़ हो रही है। पीपल्स हु नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, येस बेसिकली जिनमें बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा हो सकता है कि बाई चांस ब्लड टेस्ट ना किया गया हो, जैसे कि उसको ब्लड ग्रुप के लिए टेस्टिंग ज़रूर करते हैं बट उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो ये टेस्टिंग होना भी ज़रूरी होता है। फिर चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, येस ऑब्वियसली चिल्ड्रन हु ऑल आर बॉर्न टू द HIV इन्फेक्टेड मदर आर ऑब्वियसली गोइंग टू हैव दिस HIV इन्फेक्शन, सो बेसिकली दिस ऑल हैज़ टू बी टेकन केयर। दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है इट डज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली वो सिर्फ किसी को फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से, जैसे कि उसके हैंडशेक करने से या फिर उनके कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से वो नहीं फैलता। यस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो ज़रूर फैलता है बट फिजिकल कॉन्टैक्ट से वो नहीं फैलता। हैंडशेक करो, हग करो या फिर, तो वही चीज़ है कि उससे ये नहीं फैलता। स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, और ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के फ्लूइड्स कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। तो इसकी वजह से जो जो चीज़ों से बॉडी फ्लूइड्स कनेक्शन में आ सकते हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, फिर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दिस HIV पेशेंट शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। तो जिनको ये क्या लिखा गया है कि सिर्फ वो बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी HIV पेशेंट्स हैं उनको हम फैमिली से आइसोलेट कर दें या फिर सोसाइटी में ना रखें। रेदर हमको उनको हमसे बचना होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, दे आर उनकी इम्यूनिटी, जैसे हमने पढ़ा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये, तो इनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हमारे को नॉर्मल समझ लो कफ कोल्ड है तो ये वायरस उनमें जाके निमोनिया कर देगा या फिर कुछ और डेडली भी कर सकता है। तो देयरफॉर दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अस रेदर वी बीन गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम, बिकॉज इट स्प्रेड्स ओनली बाय बॉडी फ्लूइड्स एंड नॉट बाय एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल्स और फिजिकल कॉन्टैक्ट और एनीथिंग। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट HIV पेशेंट को हमें आइसोलेट नहीं करना है फाइन फैमिली में से, सोसाइटी में से, बल्कि उनको हमसे प्रोटेक्टेड रहना होता है। फाइन, अब जब हम आगे बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझना कि ये हम देख सकते हैं इसमें कि भाई हाउ इंटेलिजेंट दिस HIV वायरस आर। फाइन, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो 5 से 10 साल, तो ऐसा हो सकता है कि वो 5 से 10 साल तक आपको कोई सिम्टम्स वगैरह ना दिखाए, आपकी बॉडी में अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आपको धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाने शुरू हो, फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाएगी एंड देन ऑन बहुत उन लोगों को बहुत संभाल के रहना पड़ता है। फाइन, सो बेसिकली हम इनके पैथोजेनेसिस की बात करेंगे जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। तो जब हम ये डायग्राम, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो क्या है, ह्यूमन सेल। तो और ये मैंने दिखाया है एक वायरस है, कौन सा वायरस, तो रेट्रोवायरस, दैट इज़ द HIV वायरस। अब ये जो HIV वायरस है समझ लो, yes this HIV virus yes is this virus which is having a protein code which is a retrovirus, the HIV virus, वो हमारे बॉडी में कहीं से एंटर हो गए, समझ लो ब्लड से या नीडल से, व्हाटसोएवर रीज़न से वो या फिर किसी भी सेक्सुअल पार्टनर से वो हमारी बॉडी में HIV एंटर हो गए। अब ये वायरस जाके, जैसे हमने मलेरिया की बात की थी कि भाई मलेरिया के वायरस सबसे ज़्यादा लीवर में जाते हैं और लीवर के सेल को डैमेज करते हैं, वैसे ही ये कहाँ जाएंगे, तो ये जाते हैं मैक्रोफेजेस के पास। मैक्रोफेजेस जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सबसे पहले जाएंगे मैक्रोफेजेस के पास। तो ये वाला सेल जो मैंने बनाया है वो कौन सा सेल है, तो एक मैक्रोफेज सेल है, नॉर्मल बॉडी का जो सेल होता है वो। फाइन, अब ये जो है ये क्या है, सेल है, कौन सा सेल है, HIV का सेल, HIV का एक पर्टिकुलर वायरस है समझ लो। तो ये वायरस मैक्रोफेज को अटैक कर रहा है। अटैक करने पर वो क्या डालेगा इनके अंदर, तो ऑब्वियसली जैसे कि हमने उसके डायग्राम में देखा था अंदर RNA होता है, तो वो क्या करता है, उसको हमारे सेल से अटैच कर देता है और उसने ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अंदर डाल दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अपने सेल में मैक्रोफेज में आ चुका है। अब उसके साथ ही साथ क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, साथ ही साथ क्या आ रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आ रहा है। अब बेसिकली सिस्टम क्या होती है जो हमें पता है हमारे बॉडी में होती है, DNA to RNA
और आरएनए टू प्रोटीन। हाँ, ये तो हमें पता ही है, सेंट्रल डॉगमा है। फाइन, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। बट इनके पास है आरएनए, बराबर, इनके पास क्या है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इनके साथ ही साथ इनके साथ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उनकी मदद से क्या करेगा, समझना आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए में रिवर्स जा रहा है, तो आरएनए में से बनाएगा वो डीएनए। फाइन, तो बेसिकली आरएनए में से हमारे सेल के अंदर जाने के बाद वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या करता है, आरएनए से हेल्प करता है उसको एचआईवी का डीएनए बनाने में। अब देखो, ये था एचआईवी का आरएनए, उनमें से बन गया, उसमें से ही बन गया एचआईवी का डीएनए। अब ये डीएनए, ये जो जैसे कि हमारा मैक्रोफेज का सेल है, उसको उसने इन्फेक्ट किया, अंदर आरएनए गया, उसमें से डीएनए बना। अब अंदर न्यूक्लियस भी तो होता है, तो हमारे न्यूक्लियस में क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। तो जैसे कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस इज़ अवर डीएनए। फाइन, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, उसके अंदर का न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, तो ये है भाई एचआईवी का डीएनए। किसका डीएनए, एचआईवी का डीएनए, जो हमारे सेल में ही आके बना है। अब ये एचआईवी का डीएनए जो होता है वो समझ लो ये हमारा डीएनए है, हाँ, तो उसके साथ ये अटैच हो जाता है, कौन, तो भाई एचआईवी का डीएनए। तो देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो ब्लू में दिख रहा है वो क्या है, तो दैट इज़ द डीएनए विच गेट्स अटैच्ड, द एचआईवी डीएनए विच गेट्स अटैच टू अवर डीएनए, वो हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, बराबर। अब डीएनए में से क्या बनता है, तो आरएनए। तो भाई वही चीज़ हो रही है हमारी जो बेसिक होती है वो, कि भाई ये जो नया डीएनए है ये वाला, फाइन, जिनमें एचआईवी का भी डीएनए है और हमारा भी डीएनए है, तो इसमें से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, बराबर। क्या बनेगा, आरएनए। कौन सा आरएनए बनेगा, तो एचआईवी का आरएनए बनेगा। किसका आरएनए बनेगा, एचआईवी आरएनए। फाइन, अब ये जो एचआईवी का आरएनए है वो आरएनए क्या मैसेज देगा कि भाई आप प्रोटीन बनाओ, जो हमें ज़रूरी है वो प्रोटीन आप बनाओ। तो वो क्या करेंगे, वो ये जो एचआईवी का आरएनए है वो ऐसे, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रेंड्स बनते हैं, समझ लो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंड्स बनेंगे। तो ये जो होता है, समझ लो ये वाले आरएनए प्रोटीन्स भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स भी बनाएंगे, क्योंकि आरएनए में से बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन भी बना, ये आरएनए की स्ट्रैंड भी है, तो क्या होगा, प्रोटीन की मदद से इनके जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, इनके आजू बाजू प्रोटीन का मटेरियल होता है जिनमें ये कवर होता है, तो ये प्रोटीन बनाएंगे। उस प्रोटीन से बनेंगे नया वायरस, उसी प्रोटीन से बनेगा नया वायरस, और फिर ये जो होगा, ये जो उसका एमआरएनए होगा वो इनके अंदर चला जाएगा। क्या होगा, एमआरएनए कहाँ चला जाएगा, इनके अंदर, ये वाला एमआरएनए, तो इनके अंदर एमआरएनए भी चला जाएगा, और फिर नया कंप्लीट वायरस जो था वही का वही फॉर्म हो जाएगा। अब ये नया वायरस जो बन गया है वो भाई क्या करेगा, तो एक में से, तो ये तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे कि मैंने इधर एक ही दिखाए हैं, तो एक सेल में से बहुत सारे ऐसे बनेंगे, समझ लेना मिलियंस ऑफ ये बनते रहते हैं। फाइन, क्या, नए एचआईवी के वायरस। अब ये जो एचआईवी के वायरस हैं वो बैठे नहीं रहते कि भाई हम लोग मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, हाँ, पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यू वायरस आर फॉर्म्ड। ये न्यू वायरस जाके किसी और सेल को भी अफेक्ट करते हैं, सिर्फ मैक्रोफेजेस को अफेक्ट किया ऐसा नहीं है। जैसे कि लीवर वाले जो थे वो भी सेम कर रहे थे, सॉरी मलेरिया वाले, वो लीवर को भी अफेक्ट कर रहे थे और फिर आरबीसी को भी अफेक्ट कर रहे थे। तो सिमिलरली ये मैक्रोफेजेस को भी अटैक करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्रोफेजेस के बाहर आने मल्टीप्लाई करते हैं मैक्रोफेजेस में बहुत सारे नंबर में, फिर गोज टू द अदर सेल एंड वायरस इन्फेक्ट्स द टी हेल्पर सेल। ये लोग बहुत चालाक है, समझ लो। क्यों इन्होंने टी हेल्पर सेल को अटैक किया, समझ लो, क्योंकि टी हेल्पर सेल ही वही है जो मदद के लिए दूसरे सेल्स को पुकारते हैं। फाइन, तो टी हेल्पर सेल्स को ही मार देंगे तो मदद लेने जाएगा कौन, समझ लो आप। तो वही चीज़ है कि भाई ये टी हेल्पर सेल को फिर अटैक करेगा। अब टी हेल्पर सेल को अफेक्ट किया है, मतलब में जो बी, हमारे बी लिम्फोसाइट है उनको भी मैसेज नहीं मिलेगा कि आपको एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेगी, समझ लो, बराबर। और तब तक, जब तक हमारी बॉडी को कुछ नॉलेज होती है तब तक तो ये वायरस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिजीज़ होने में रोक सकती है।
फाइन। सो बेसिकली वही स्ट्रक्चर मैंने बताया कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, पर इनके पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये बनाते हैं आरएनए में से डीएनए, फाइन। और वापस डीएनए बनाने के बाद वो क्या करेंगे, उनका डीएनए हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर वापस वही रूटीन चालू करेंगे, आरएनए बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फिर प्रोटीन से अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी प्रोटीन है उसका खुद का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर वही सेम स्ट्रक्चर प्रोटीन कोट और फिर आरएनए, फिर मल्टीप्लाई होते रहेंगे मैक्रोफेजेस में, और फिर जाएंगे लिम्फोसाइट के पास। कहाँ जाएंगे, लिम्फोसाइट के पास जाएंगे। लिम्फोसाइट, कौन से लिम्फोसाइट, टी हेल्पर लिम्फोसाइट, उनको भी अटैक करेंगे, समझ लो आप, उनको भी अटैक करेंगे। वही मतलब ये क्या कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी के पूरी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैक्रोफेजेस को अटैक किया, अब लिम्फोसाइट को अटैक कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी ही लो कर लेंगे। इम्यूनिटी जैसे कि समझ लो वो नॉर्मल, वो ये जैसे कि टेररिस्ट वगैरह हैं, तो वो किसको अटैक कर रही है, वो आर्मी को ही अटैक कर रही है, ना कि कॉमन पीपल को, समझ लो। तो आर्मी ही अटैक हो गई तो समझ लो पूरा का पूरा आर्मी ही ख़त्म हो जाने वाली है। तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कैप्चर द लाइक से द कंट्री। तो वही चीज़ होती है कि ये आर्मी को ख़त्म कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, बॉडी पे रूल करेंगे, एंटीबॉडीज़ को पैदा ही नहीं होने देंगे, फॉर्म ही नहीं होने देंगे, जो आर्मी के सेल्स हैं उनको मार डालेंगे, बराबर। तो वही चीज़ है, फाइन। और ये इतने सारे टी सेल्स में इन्फेक्शन कर देती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि टी लिम्फोसाइट का नंबर, टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तब क्या होता है, टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब में नाउ इट इज़ डेवलप्ड इनटू अ डिजीज़, दैट इज़ इट हैज़ ऑलरेडी कॉज द HIV disease in a particular organisms. Now a very important thing to be noted down over here, as I have written over here, that is infected cell can survive even though viruses are being replicated and those are released time to time. That is, इस सेल को इसने इन्फेक्ट किया है, पर ये सेल अपना काम कर सकता है, वे खुद का काम तो कर ही रही है, फाइन। ये जो HIV के RNA है, DNA है, वो खुद का काम कर रही है, बट इनके काम में कोई हिंड्रेंस नहीं लाती। दैट इज़ द इन्फेक्टेड सेल्स कुड सर्वाइव। ये जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं दे कुड ऑल्सो सर्वाइव, फाइन, इवन दो द वायरसेस आर रेप्लिकेटिंग एंड दोज कीप्स ऑन रिलीजिंग, दोज कीप्स ऑन फॉर्मिंग इनसाइड अवर बॉडी. So this is to be taken note of, fine. So hopefully you have understood about the pathogenesis, and that is why we have called it a acquired immunodeficiency syndrome. जैसे कि acquired, which is been acquired from the surroundings. Immunodeficiency, that is the one which is decreasing the immunity of our body, fine. And that is what we have to take note about, the structure, fine. Then how does it get transmitted, which are the people who are at high risk, then the other thing is the pathogenesis. We shall study about the symptoms and the other things in the coming class. Thank you.